रुका हुआ था। और ये आवश्यक है, ये भी लगभग खासतौर से एकेडमिक सर्कल में तो लगता ही नहीं था, राजनीतिक सर्कल में भी नहीं और सोशल सर्कल में भी। जनजाति विषय पर अध्ययन ये किसी के ध्यान में नहीं था इतने वर्षों। हम सब ने मान लिया था कि अंग्रेजों ने शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन कर दिया है और अब हमें उस प्रॉब्लम को डील करना है, और उसके आधार पर ही हम सब काम कर रहे थे। अच्छे मन से भी करने वाले लोग भी वैसे थे, और जो नहीं चाहते थे कि कुछ अच्छा हो वो भी उन्होंने स्थापित कर रखा था कि शेड्यूल ट्राइब को समझने की आवश्यकता नहीं है, उसको डील करना है जो अंग्रेजों ने किया था। थोड़ा बहुत जब आगे बढ़े, देश स्वतंत्र हो गया, तो कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया कि हाँ उनके लिए कुछ करना है, वो व्हाइट मैन्स बर्डन से आगे की स्टेज बस केवल इसकी अध्ययन की आवश्यकता है। ये हमारे में से अधिकांश लोगों को ध्यान ही नहीं था, और जो अध्ययन करने का मतलब या जो हमें करने लायक है वो ये है कि उन्हें बताना है, उन्हें सिखाना है, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना है। ये सामान्य मान्यता हमेशा से चली आई है। अभी कुछ वर्षों में थोड़ी बहुत परेशानियां शुरू हुई, राजनीतिक परेशानियां शुरू हुई, सामाजिक दृष्टि से भी ऐसा लगने लगा कि इन विषयों पर ज़्यादा गहराई से जाना पड़ेगा। उसके दो प्रमुख कारण आते हैं। एक तो धर्मांतरण को लेकर चिंता हुई थी, और दूसरा माओवाद की समस्या को लेकर चिंता हुई। और एकदम रिसेंटली अगर हम कहें तो इंडिजियस पीपल इस विषय को लेके जो देश से अलग होने की को लेकर नैरेटिव चलने लगे, तब से थोड़ा बहुत राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, और अब थोड़ा बहुत एकेडमिक्स में उस और ध्यान जाने लगा है। और ध्यान भी जाना तब लगा है जब हमको उसको ऐसा लगता है कि अभी आकृष्ट करना पड़ेगा लोगों को, तब लोगों का ध्यान जाएगा। क्योंकि ये जो दो तीन चीजें मैंने बताई ये परिणाम है, अध्ययन करना पड़ेगा इसके कारण पर और फिर उसके समाधान पर। तो अभी हम जो परिणाम आ रहे हैं, जो चीजें मैनिफेस्टेशन हो रही है, उससे रिएक्शनरी डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें से समाधान निकलेगा नहीं, ऐसा हमें लगता है। और इसलिए मूल रूप से अध्ययन की आवश्यकता है जनजाति समाज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे भ्रम जनजाति समाज के बाहर भी हैं, और जो जनजाति के व्यक्ति हैं उनमें भी पर्याप्त मात्रा में उस प्रकार की बातें अब होने लगी। तो उस दृष्टि से अगर हम इसकी इतिहास भी समझे तो ऐसा हो गया था कि ये कोविड के थोड़े ही पहले थोड़ा बहुत विचार शुरू हुआ, एक समूह तैयार हुआ, और जेएनयू में एक कार्यशाला इस विषय को लेकर करेंगे ऐसा विचार बन रहा था। और उसी समय फिर एकदम लॉकडाउन का समय आया, तो जो समूह जुड़ा था उन्होंने सोचा कि इस पीरियड में हम ऑनलाइन ही सब लोग मिलकर संपर्क करते हैं। हमें से जो अधिकांश लोग आए लगभग वो उस दौरान जुड़े हुए लोग, कि क्यों आवश्यकता है, कैसे करना चाहिए। और ये कोविड का काल खत्म होने के बाद ये टीआरकेसी के जन्म की कहानी है एक प्रकार से। और अब हम ऐसी स्थिति में आए कि आगे कुछ हम इसको ले जा सकेंगे। जैसे मैंने बताया कि इंडिजियस पीपल, तो इंडिजियस पीपल आ गया, तब ध्यान में आने लगा कि फिर ट्राइबल की आइडेंटिटी क्या है। अब ये जमीन के नीचे लगातार चल रहा था विरोधियों द्वारा कि जनजातीय समाज हिंदू नहीं है, ये यहाँ का मूल निवासी है। ये मूल निवासी का जो विचार प्लांट हुआ, ये तो अंग्रेजों के समय हो गया, जब 1930 के आसपास। और अधिक इतिहास जानने वाले जो हैं वो बता पाएंगे कि कैसे हुआ वो, पर ऐसा ध्यान में आता है हम लोगों को कि वो उसके आसपास ये चीज़ें प्लांट हुई।
कि ये मूल निवासी है, बाहर से लोग आए थे, इसलिए इनको इनसे अलग किया जा सकता है। वैसे ही एक नैरेटिव जो उन्होंने किया हुआ था कि आदिवासी जो हैं, ट्राइब्स जो हैं, उनका कोई रिलीजन नहीं होता है, इसलिए हम उनको कोई नया रिलीजन दे सकते हैं, ये भी लाया। और दूसरा, चूंकि रिलीजन नहीं होता है, इसलिए भारत की संस्कृति का जो मूल आधार है, हिंदुत्व की पहचान, वो भी वो नहीं हो सकते हैं। तो वो नया शब्द आजकल चल पड़ा है, धर्मपूर्वी। तो उनको ये जताया जा रहा है कि आप धर्मपूर्वी हो। तो ऐसा अलग अलग प्रकार से कई चीजें सामने आने लगी हैं। और इसलिए प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सही हम लोगों के सामने रखें, आखिर जनजाति समाज और उसका ऐतिहासिक दृष्टि से हमारी संस्कृति में क्या योगदान भी है, और उसमें उसका अध्यात्म कैसे जोड़ता है। क्योंकि अंग्रेजों ने हमको बता दिया था कि ट्राइब का कोई अध्यात्म नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो लोग पढ़ते हैं, अधिकांश जो एकेडमिक्स में बातें लिखी हुई है, जो बहस होती है, उसमें यही बात आती है। यहाँ तक कि जो समाज में अभी काम कर रहे हैं, वो भी ऐसा मानते हैं कि अभी तो आदिवासियों का अध्यात्म जगाना है, वनवासी क्षेत्र में जाके वो अध्यात्म जगाना पड़ेगा। तो ये अभी भी है। इसलिए कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो नैरेटिव अंग्रेजों ने सेट कर दिया था, हम उसी के आसपास काम कर रहे हैं, थोड़ा रिएक्शनरी, और समझा किसी ने नहीं अभी तक। तो ये रणनीतिक, इवन राजनीतिक दृष्टि से लेकर एकेडमिक क्षेत्र में भी हमारे ज़्यादातर जो नैरेटिव बन रहे हैं वो रिएक्शनरी है। और इसीलिए फिर वो माओवाद की समस्या है कि जंगल का अधिकार, जंगल किसका है, फिर इस पर कि शासन किसका होगा, सिस्टम हमारे लिए है या नहीं है। ये सब प्रश्न अपने आप उसमें से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि वो जो अलगाव वाली बात है वो उनके सभी के मन में बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जो रिएक्शनरी कर रहे हैं वो भी वही मैसेज दे रहा है। हमारे किए हुए कार्यों का भी परिणाम अगर जमीन पर जाकर देखें तो ऐसा ही आता है कि हाँ, ये हमको हिंदू बनाना चाहते हैं, ये हमको हमारे भगवान बुलाना चाहते हैं। ये बड़ी आसानी से वो कर पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग काम करने जा रहे हैं उनके पास में भी पर्याप्त उसका इतिहास, उसका अध्यात्म, वहाँ के जीवन मूल्य, वहाँ की सामाजिकता, इसके बारे में बहुत ही कम ज्ञान है। इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अच्छा करने जाएंगे और उनके हाथ में और हथियार देते जाएंगे। और इसीलिए ये अध्ययन कार्यशाला की आवश्यकता हमको लगती है कि वो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमें अध्ययन की हमारी दिशा क्या हो, अध्ययन की हमारी मेथोडोलॉजी क्या हो। अगर वो हमने ठीक नहीं किया तो तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम वैसे परिणाम नहीं ला पाएंगे, तो कहीं कहीं हम शायद उनके हाथों में खेल जाएंगे। तो ऐसा ध्यान में रखते हुए ये अध्ययन अपनी कार्यशाला है, हम 2 दिन में उसकी मुझे लगता है कि हम थोड़ी रूपरेखा बना पाएंगे। और इसके जो परिणाम होते हैं, फिर तो परिणाम ऐसे नहीं होते हैं कि जब परिणाम होने लगते हैं उसके आगे कोई बढ़ जाता है तो वो विषय अस्मिता तक जाता है। क्योंकि अस्मिता ये विषय एक बहुत महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि जब ये विकास को लेकर समस्या आ रही है, अधिकारों को लेकर समस्या आ रही है, तो बात जुड़ती है कि आखिर जनजाति समाज क्या है। तो कई बार शब्द प्रयोग जो हो गया अनुसूचित जनजाति, तो उन्होंने मान लिया कि एक जाति है, तो इस जाति व्यवस्था में एक अनुसूचित जनजाति भी आ गई। ऐसा भी भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके कारण भी बहुत सारी बातें की जा रही है। तो इसको समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ जो, जैसा अतुल जी ने
पहले बताया। जितने विषय में अभी बोल रहा हूँ उसको बिंदुवार बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले सत्र में लगभग बात आ गई। तो हमारी चुनौती ये है कि हम किस तरह से हमारा अध्ययन करें, उसको प्रकाशित करें कि ये इस प्रकार के जो कंफ्यूजन हो रहे हैं वो दूर हो, और जनजाति समाज के अंदर भी और जनजाति समाज के बाहर का समाज जो है वो भी इस विषय को ठीक से समझकर साथ में मिलकर काम कर सके। तो ऐसी हमारी ये 2 दिन की कार्यशाला है। जो कुछ बातें जो ध्यान में आती है, और विशेष रूप से ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब जाकर टिकता है अस्मिता पर, और अस्मिता इस विषय में अगर सही प्रमाण हमें मिल सकते हैं तो उसके लिए इतिहास में जाना होगा। और जब इतिहास में हम जाएंगे तो अंग्रेज आने के पहले और उसके भी पहले कुल मिला के भारतीय समाज में जनजाति समाज का क्या स्थान था, उसके बारे में दृष्टिकोण नगरीय समाज का, ग्रामीण समाज का, उस समय के शासकों का, उस समय के साधु संतों का, ये क्या था, ये जब हम खोजेंगे तब हम शायद सही दिशा पकड़ पाएंगे। हमारे ग्रंथों में उसके बारे में क्या वर्णन है, और जब वहां से हम शुरू करेंगे तो ऐसा धीरे धीरे आगे चलेगा कि अगर ऐसा था तो फिर ये बदला क्यों, तब हम पहुंच पाएंगे ठीक जगह पर और ठीक सुधार पे भी। उदाहरण के तौर पे अगर माने तो आजकल जो एक्टिविज्म चल रहा है उसमें वो जोहार, जय जोहार वर्सेस जय श्री राम चल रहा है, और ये मैंने देखा कि इसमें वो दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इसमें 2 बातें सोचता हूँ कि कुछ स्ट्रेटेजिस्ट हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं, तो दोनों तरफ के काम करने वाले लोग वो सच नहीं जान रहे। किसी ने जय जोहार बोलना शुरू कर दिया तो किसी ने जय जोहार का विरोध करना शुरू कर दिया, और जब जय जोहार का विरोध शुरू किया तो और ज्यादा पुष्ट हो गया कि हम अलग अलग हैं। इसके मूल को ढूंढना पड़ेगा, और इसके मूल का ढूंढने के लिए हमें गांव में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ इस विषय को लेकर, वैसे कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ नहीं, पर फिर भी मैं एक बार बताता हूँ कि झारखंड क्षेत्र में रांची के पास एक गांव में 25 साल पहले मैं गया था। वहाँ एक बूढ़े बाबा थे और हम लोग भोजन कर रहे थे उनके यहाँ, वैसी बात चल पड़ी तो उन्होंने कहा कि स्वयं हो गई बातचीत चल पड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अपन सब लोग तो पहले जंगल में ही रहते थे, अपने भगवान हैं, हमारे में से ही कुछ लोग शहर में चले गए, गाँव में चले गए, उन्होंने चित्र बनाना सीख लिया, मूर्ति बनाना सीख ली, तो उन्होंने भगवान का चित्र बनाया, तो यही भगवान का तो चित्र बनाया आपने भगवान का, यही भगवान की तो मूर्ति बनेगी, तो फिर झगड़ा काहेगा है कि हमारा भगवान और तुम्हारा भगवान। ये बड़ी सहजता से उन्होंने बात हुई, और थोड़ा सा मैंने उनको छेड़ने की दृष्टि से बोला, वो जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम सब लोग मिलते हैं तो जोहार बोलते हैं, तो मैंने उनको छेड़ने के लिए कहा कि नहीं, हम हमारी तरफ तो जोहार नहीं बोलते, हम तो राम नाम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा तो हम क्यों, तो उन्होंने कहा कि आप भी जोहार बोला करो, जोहार भी बोला करो। तो मैंने उनसे कहा कि हम क्यों बोले, तब उन्होंने कहा कि आप ये सोचो कि भगवान राम क्या बोलते थे, वो तो राम नाम नहीं बोलते होंगे, तो वो तो जोहार ही करते होंगे, ये उसका विश्वास है। अब यहाँ से वो सूत्र मिलता है। और फिर जब कुछ लोगों से बात की मैंने तो बताया भी किसी ने कि रामचरितमानस में तो जोहार का उल्लेख है, हो सकता है हम संस्कृत टेक्स्ट में जाएंगे वहां भी हमको खोजेंगे तो मिलेगा। तो ये अनावश्यक विवाद जो आपने स्वामी जी ने भी बताया कि महिषासुर के वंशज बताना शुरू कर दिया, वो इसलिए हो रहा है कि हमारे पास में अध्ययन किया हुआ तैयार नहीं है, हमारे पास उसका उत्तर देने के लिए कुछ नहीं है, और फिर हमारा जो नीचे का कार्यकर्ता है, जो नीचे काम कर रहा है, वो इसमें रिएक्ट करता है और उनको अपना दुश्मन मान लेता है।
उनकी कहीं भी सभी बातों को गलत बोलने लगता है, उनको अनपढ़ बोलने लगता है, उनको असभ्य बोलने लगता है, वहां से झगड़ा शुरू होता है। तो बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छा प्रकाशन जनजाति समाज के गांव के व्यक्ति के लिए भी, जनजाति समाज का जो युवा पढ़ रहा है उसके लिए भी, और जनजाति समाज से दूर जो समाज है जिसका हमसे संपर्क नहीं आता, नगरीय समाज है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो है, उनके पास में भी उनके समझने लायक साहित्य का प्रकाशन ये बहुत जरूरी है। और केवल प्रकाशन से नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ साथ में फिर कुछ ऐसे कार्यक्रम भी लगेंगे कि उस प्रकार की रुचि बने, लोग पढ़ें, और खास तौर से स्कूल से लेकर और कॉलेज तक के पाठ्यक्रम में यह दृष्टिकोण ठीक प्रकार से सामने आए, ऐसी एक आवश्यकता लगती है। और उसके दृष्टि से ही हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं ये कमीशन में था तब सहज ऐसे ही अपने कार्यकर्ता है जो प्राध्यापक वर्ग है उनके साथ में बात करते हुए ध्यान में आया, सबने कहा कि सरकार में स्कूल के पाठ्यक्रम में जनजाति समाज के बारे में सही जानकारी देना चाहिए। मैंने अगला प्रश्न ये किया था कि सरकार तो आज निर्णय कर लेगी कि हाँ अगले साल के पाठ्यक्रम में जनजाति समाज के बारे में 4 पाठ होने चाहिए। ये पाठ लिखेगा कौन? अभी की व्यवस्था में इसको लिखने वाले कौन है? तो फिर वही लिखेंगे जो पिछले पाठ्यक्रम को लिखते आए। केवल इतनी बात वो सुन लेंगे कि हाँ जनजाति समाज के लिए होना चाहिए, पर वो लिखा क्या जाएगा? लिखा तो उसी नैरेटिव के साथ जाएगा, तो उल्टा और गलत स्थिति हो जाएगी। तो ये लिखने वाले लोग कहाँ से आएंगे? जनजाति समाज की हिस्ट्री लिखने वाले लोग कहाँ से आएंगे? उसका अध्ययन करने वाले लोग कैसे आएंगे? जनजाति समाज का अध्यात्म, इसके बारे में कौन लिखेगा? कहाँ से आप उसका रिसर्च करोगे तो उसका रेफरेंस कहाँ से आएगा? तो जो दुनिया भर में ट्राइब को लेके लिखा गया और उसके रिएक्शन में लिखा गया, उसको मिला जुला के हम कुछ लिख देंगे, तो वो भी क्या वो सर्वमान्य हो पाएगा? और इसलिए हमारे इतिहास में से प्रमाण निकालने पड़ेंगे, हमारे ग्रंथों में से प्रमाण निकालने पड़ेंगे, और उसको वैलिडेट करना पड़ेगा अभी जो जनजाति समाज व्यवहार कर रहा है उससे, तब जाकर वो बात मानी जा सकेगी। क्योंकि अभी वो भी हम में से बहुत कम अध्ययन करने वालों को अंदाजा है कि जनजाति समाज अभी कैसे रह रहा है। अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन या अपना मत कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय संस्कृति की रक्षा की हम बात कर रहे हैं, धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म के संरक्षण की बात कर रहे हैं, रक्षा की, वो तभी संभव है जब जनजाति समाज में का जो जीवन है, उसका जो अस्तित्व है, वो अगर बच गया तो हिंदू समाज बचेगा। क्योंकि वास्तव में हम अध्ययन करेंगे तो और बात ध्यान सामने ला सकेंगे, पर मेरा ऐसा मत है कि हिंदू पद्धति से जीवन जीने वाला समाज अभी हमारे देश में अगर कोई है तो वो जनजाति समाज है। वैसी कुटुंब की व्यवस्था, वैसी कम्युनिटी लिविंग, वैसे जीवन मूल्य, आप कितना भी कुटुंब प्रबोधन नगर में कर लो, नगर में वो अब नहीं बन सकता। वो तब बन सकता है जब जनजाति समाज को देखकर उसको फॉलो करना शुरू करें। अभी हम लोग सब बात करते हैं नगर में कि हाँ ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। कौन रह पाता है? हम भी नगरों में रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम उसमें से कितना कर पाते हैं। संभव ही नहीं बचा, उस व्यवस्था में संभव नहीं बचा। तो जनजाति समाज के अभी जो जीवन मूल्य है, रहने की पद्धति, एक ही उदाहरण मैं दूं अगर, तो जो इंडिविजुअल ओनरशिप के बजाय कम्युनिटी ओनरशिप का जो कंसेप्ट है, ये हिंदू कंसेप्ट है। हम विकास के नाम पे उसमें से कहाँ पहुंच गए हैं? पूरा छोड़ चुके उसको। अब जब तक वो कंसेप्ट नहीं आएगा, आप हिंदू जीवन दर्शन की तरह से कैसे जियोगे? तो ये छोटी छोटी बातें हैं,
वो कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, कैसे हम इसके रूट्स को खोजेंगे। तो इसीलिए जो हमारा जो अध्ययन की जो कार्यशाला है, ये इसकी दिशा तय करने के लिए ऐसा मुझे ऐसा लगता है। हम में से अधिकांश लोगों ने आपस में बहुत बार बात भी की है इस विषय को लेकर, तो हम सहमत हैं, लेकिन कैसे ये हम स्वयं अध्ययन करें, कैसे अपने अध्ययन के आधार पर अभी जो एकेडमिक्स में हो रहा है, जो नैरेटिव में चल रहा है, जो पॉलिसी मेकिंग में हो रहा है, उन सबको कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं हमारे काम से, इसके बारे में हमें विचार करना है। थोड़ी सी, मैं इसलिए लगता है कि जल्दी हो जाएगा ऐसा, कि हमने जो थोड़ी सी शुरुआत की थी इसमें कि जनजातीय आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय में जनजाति महापुरुषों के की प्रदर्शनी, केवल इतना मात्र करने से एक अच्छा बड़ा वैचारिक स्तर पर पूरे देश में वातावरण बन रहा है। जनजाति समाज के पढ़े लिखे प्राध्यापक जो अभी उस तरह के नेगेटिव नैरेटिव से ही प्रभावित थे, क्योंकि दूसरा दृष्टिकोण उनको मिला ही नहीं था, अपनी पहचान उनको भी नहीं पता थी। केवल महापुरुषों के ज्ञान होने से ही उनमें ये बात आ गई है कि हमें अपना अध्ययन करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है, लोगों के सामने लाना है, और हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि अगर वो मूल में जाके करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ाव के तार अपने आप ही उनको मिलेंगे, पहले से बताने की भी आवश्यकता नहीं। जब हमारे गांव में जिस प्रकार से लोग रहते हैं, इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन हम शुरू करेंगे कि हमारे सामाजिक मूल्य कैसे हैं गांव में, और ठीक से हम डॉक्यूमेंट करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो सब बात निकलेगा। हो सकता है कि उसमें नाम अलग निकलेंगे। एक बहुत बड़ा जनजाति समाज ऐसा है कि जो हिंदू शब्द से परिचित नहीं है, लेकिन वो जब अपना डॉक्यूमेंट करेगा और फिर वो हिंदू दर्शन के बारे में देखेगा तो बोलेगा हाँ हम ऐसे ही। समस्या जो है, जो मुझे लगता है कि जो जनजाति समाज के संपर्क में नहीं, वो एक बहुत बड़े भ्रम में है, और इसलिए उसको लगता है कि हमें समझाने की जरूरत है कि तुम हिंदू हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ठीक से ये समाज जनजाति समाज का अध्ययन करे, यहाँ के जो प्राध्यापक हैं वो अगर गांव में जाके अध्ययन करेंगे तो अपने आप उनको ध्यान में आने लगेगा कि हमें समझने की आवश्यकता है कि जनजाति समाज हिंदू है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है। अब ये हम कैसे करेंगे, हमारी पद्धति क्या होगी, हम कितने प्रामाणिकता से ये बात लोगों तक ले जा सकेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये इसके पायनियर कार्य करना है कि हम वो पद्धति निकालेंगे, हम करके दिखाएंगे, और भी लोगों को इसमें जोड़ के और कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगामी सत्रों में हम उसी पर करें। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत उसमें हमारी मेथोडोलॉजी को है, क्योंकि जो मेथोडोलॉजी अभी बनी हुई है, जैसा अतुल जी ने बोला था एंथ्रोपोलॉजी, उस पैटर्न पे बनी हुई है। प्रश्न पूछने जाते समय उसकी प्रश्नावली, अभी मैं झाबुआ से ही आ रहा हूँ, वहाँ पर एक गांधी फेलो करके एक स्टूडेंट आई थी, उसकी मैंने वो देखी। आगामी सत्रों में उस पर थोड़े उदाहरण भी उसके दे सकेंगे। तो प्रश्न ही ऐसे जाके पूछते हैं कि जिसके आधार पर जनजाति समाज के बारे में गलत दृष्टिकोण बनता है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कर लेते हैं, और अगर हम उसी प्रणाली से वापस गए तो ऐसा ही होगा। तो ऐसी कई बातें हैं जिस पर हमें ये तय करना पड़ेगा कि सर्वे करने जाना है तो कैसे करना है सत्य को समझने के लिए। अभी तक ज़्यादातर सर्वे जैसे होते हैं कि वो आप जो उत्तर चाहते हो वो मिल दे देते हैं, और ज़्यादातर ऐसे ही बने हुए। बड़ी ऐसा हुआ कि हमने देखी, उनकी प्रश्नावली थी 158 प्रश्नों की, उसमें से एक उठाया और हमारे कार्यकर्ता बैठे थे उनके साथ। मैंने कहा इनसे पूछो आप कि गांव में जा जाके पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रश्न क्या था, महिला से पूछ रहे हैं, तुम्हारे पति ने तुमको कभी धक्का दिया क्या, तुम्हारे पति ने तुम्हारा हाथ मरोड़ा क्या, तुम्हारा पति तुमको घर के काम करने से फोर्स करता है,
हाँ ना में उत्तर ले रहे हैं, जैसे 20 प्रश्न है, और ये ले जाके वो छाप देंगे कि झाबुआ में महिलाओं का उत्पीड़न होता है। ऐसे ही शक है आजकल। और एक गंभीर बात मैं कहता हूँ कि हम झाबुआ में काम करते हैं, तो एक महिला है, तो वो अलग अलग समय में अलग अलग एनजीओ में काम किया, उन्होंने अपने यूएन में भी काम किया था। 15-20 साल बाद संपर्क में पूछ ली कि क्या कर रहे हैं आप झाबुआ में, मैंने ऐसा काम करते हैं, अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट, तो मैंने कहा हम होम स्टे शुरू करने का सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो कोई आएगा कैसे, मैंने क्या करते, बोले वहाँ तो एड्स की समस्या है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ रहता हूँ, मुझे तो ऐसा लगा नहीं, वहाँ तो बहुत ट्रैफिकिंग होता है, लड़कियाँ बेचते हैं वहाँ के लोग, और उसके कारण तो कोई आएगा नहीं वहाँ, तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं उनको कह रहा हूँ कि बहन मैं तो 800-900 गाँव में जानता हूँ, ऐसा है, हमको तो कोई केस दिखने में आता नहीं है। नहीं भाई साहब, आपको पता नहीं है, यूनाइटेड नेशंस की 300 पेज की रिपोर्ट है कि यहाँ ट्रैफिकिंग होता है, ये इशू है, और बहुत सारे एनजीओ उसको लेकर पैसा भी ले रहे हैं। तो मैंने पता लगाया तो ज़्यादातर वो चर्च से जुड़े हुए एनजीओ थे, तो इंटरनेशनल फंडिंग वो करा रहे हैं इस काम के लिए। तो इस स्तर तक जाकर नैरेटिव बन चुका है, उसको कैसे करना ठीक। तो हमारे प्रश्न क्या होंगे, उनकी जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी, उसको हम चैलेंज कैसे करेंगे। वास्तविकता ये है, इन सब बातों पे काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये ही विषय जुड़ते हैं अस्तित्व के साथ। आज जो अस्तित्व को लेके, अधिकारों को लेके जो झगड़े हो रहे हैं, उसका मुझे ऐसा लगता है कि मूल कारण ये है कि जनजाति समाज का वन के ऊपर जो अधिकार है, जनजाति समाज का जो अपने समाज के नियमों के अनुसार चलने का अधिकार है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से वनवासी समाज को हमेशा मिला है, वो इस नए दौर में देने की बात होती है। तो एक सामान्य सा अभी के जमाने का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इस विकास धारा को ही विकास मानता है, वो विरोध करता है कि क्यों देना चाहिए, वन का अधिकार उनको क्यों मिलना चाहिए, अपने समाज को चलाने के लिए बहुत सारी बातें करने का अधिकार उसको क्यों देना चाहिए। ये प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो समझ नहीं रहा, और उसको लेकर फिर समस्याएं पैदा हो रही, क्योंकि उसको इतिहास नहीं पता, उसको पता नहीं है कि वन पर अधिकार इसलिए है कि वन के संरक्षक जाति समूह ही जनजाति समाज है। तो पुराने समय के राजाओं से लेके अगर हम देखें तो राम के काल से लेके और चाणक्य के काल तक सब दूर उस बात में कहीं ना कहीं हमें उल्लेख मिल सकते हैं। सुना तो हमने है, पर उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में सामने लाने की जरूरत है। तो उसमें से प्रूव होगा कि जनजाति समाज के अस्तित्व के लिए किस प्रकार के ओवरऑल सिस्टम में व्यवस्था होने की आवश्यकता है। तब ये समझ में आएगा कि जनजाति क्षेत्र में के विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं उसमें किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उसमें से समझ में आएगा कि जनजाति समाज जो आज लगभग 12 करोड़ है, वो भारत के विकास की में उसकी भूमिका क्या हो सकती है। ये वो तभी समझा जा सकता है कि जब ये पूरा अस्मिता, अस्तित्व और विकास, इन तीनों को जोड़कर हम एक ठीक प्रकार का अध्ययन लोगों के सामने ला सकें। नहीं तो अस्मिता को लेके एक्टिविज्म है, अस्तित्व को लेके एक्टिविज्म है, और विकास को लेके एक्टिविज्म है। क्योंकि एक्टिविटी क्या करना है किसी को पता नहीं, तो एक्टिविटी क्या होना है इसके लिए हमें अध्ययन करना है। और हम अभी 2 दिन में इसको करेंगे। मैंने ज़्यादातर बातें वही की है जो हम पहले अलग अलग उसमें कर चुके थे, केवल उसको अपने इस कार्यशाला में बांधने की दृष्टि से सोचा कि तीनों विषयों के बारे में, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मेथोडोलॉजी है। क्योंकि अगर वहाँ ठीक नहीं हुआ तो हम बहुत सारा काम कर लेंगे, लोग उत्साह में हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में हम गए, उनके प्राध्यापक जी और अपने उसमें बताएंगे भी
कि ज़्यादातर लोग करने के लिए इच्छुक है, क्या करेंगे हम। वाइस चांसलर्स भी ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ हमारे अध्ययन शुरू हो जाना चाहिए, तो करेंगे कैसे। अच्छे कोर्सेज चलना चाहिए, पर वो कोर्सेज में क्या होगा, उसकी दृष्टि क्या होगी, वो अलग अलग कक्षा के हिसाब से क्या क्या बातें हो सकती है, स्कूल की पाठ्य योजनाओं में क्या क्या शामिल हो सकता है, कैसे शामिल होना चाहिए, इस पर अगर हम ठीक प्रकार से दे पाए। काम लंबा है पर समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, अभी फिर से चालू होगा, और जब वो तंत्र चलता है तो वो किसी के लिए रुकता नहीं। एक बार गलत कर देगा तो वो गलत होता रहेगा, फिर सुधरने में फिर वर्षों लगेंगे। तो इसलिए एक तरह से देखा जाए तो हमारे काम में, जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी, इसकी भी आवश्यकता है, आपसी समझ बढ़ने की आवश्यकता है। एक उदाहरण के साथ मैं बात खत्म करूंगा। मोरोपंती पिंगले का नाम से सुना होगा सबने, संघ के प्रचारक भी थे और बहुत विजनरी थे। अगर वैसा अगर हम माने कि राम जन्मभूमि आंदोलन की पूरी कल्पना करने वाले ठीक से मोरोपंती ही थे, और वो आगे लंबे समय तक इतिहास संकलन समिति, ये उनका विचार था। बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने शुरू की बहुत वर्षों पहले, 93-94 में उन्होंने इंदौर में एक कार्यशाला आयोजित की थी, और वो कार्यशाला थी कि संस्कृत के पंडित विद्वान अपने और कंप्यूटर के सीनियर मोस्ट लोग, सीडेक वगैरह में जो हुआ करते थे उस जमाने में, उनको 5 दिन के लिए एक साथ बिठाया था। और उसमें उनका कहना था कि संस्कृत के ज्ञाता जो हैं उनको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, और जो कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं उनको संस्कृत के बारे में, ये आपस में बैठेंगे बात करेंगे तो कुछ रास्ता निकलेगा। ऐसा ही स्थिति अगर हम देखें तो ये अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों को जनजाति विषय पर एक साथ बैठकर कैसे हम ठीक दिशा में बढ़ सकते हैं, वो करने की आवश्यकता है। वैसा प्लेटफॉर्म हम बन सके सब मिलके, तो हमारे जो अध्ययन की कार्यशाला है इसमें सफलता मिल सकेगी। मैंने एक एक संकेत में बिंदु के साथ में बात रखी है, 2 दिन में हम विचार करें, और अगर इस सत्र में भी समय हो तो थोड़ा ऐसा, तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमको भी क्या चुनौती लगती है या हमें क्या लगता है कि हमें किस प्रकार का काम लेना चाहिए, अगर ऐसे सुझाव आएंगे तो हमें फिर